जय हिंद। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट विलियन। ठीक है, तो देखिए हमने इससे पिछली वीडियो में कई सारे टॉपिक्स कवर किए। हमने वहां पर विलियन को पढ़ाया, विलियन क्या होता है, विलियन विलय और विलायक से मिलकर बना होता है। उसके बाद हमने एक टॉपिक और पढ़ाया था परासरण, यानी कि परासरण दाब के बारे में पढ़ाया हमने, विसरण भी पढ़ाया। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हम कवर करेंगे परासरण के गुण, यानी कि परासरण के गुण क्या है। और ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से, परासरण दाब को समझाइए या परासरण को समझाइए और उसके गुण भी लिखिए। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया 2023 और 24 में पूछा गया परासरण से संबंधित, परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे प्रदर्शित करेंगे कि परासरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, उसके बाद परासरण और विसरण में अंतर पूछ लेता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विसरण और परासरण में इस प्रकार से अंतर पूछेगा कि परासरण और विसरण में अंतर को समझाइए। ठीक है, तो देखिए 2022 में, 23 में और 24 में पूछा गया ये प्रश्न है। इन सारे टॉपिक्स को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए वीडियो को एंड तक देखते रहना। तो देखिए इस वीडियो के बायो में फर्स्ट वीडियो का लिंक है, वहां से जाकर हमारी फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कई सारे टॉपिक्स को कवर किया है और हमने बिल्कुल लाइव वीडियो में याद कराया है। और हमारा वादा है इस वीडियो में हम बिल्कुल जितना हम अभी पढ़ाने वाले हैं बिल्कुल लाइव याद कराने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो के बायो में हमारे ऐप का लिंक है, हमारे चैनल का नाम है स्टेबल क्लास। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो के बायो में हमारे ऐप का लिंक है, वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं या डायरेक्टली प्ले स्टोर पर जाकर स्टेबल क्लास सर्च करके वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर बिना किसी दिक्कत और बिना किसी रुकावट के साथ ना कोई ऐड देखने को मिलेगा। इस प्रकार की कोई बिना दिक्कत के साथ में आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम इसमें पढ़ेंगे परासरण के गुण। तो देखिए हम इसको एक पात्र के माध्यम से समझेंगे। हमने एक पात्र को ले लिया है और इसमें अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई है। ठीक है, तो देखिए हमने पीछे भी समझाया था कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली एक छोटे छोटे छिद्रों का एक नेटवर्क यानी कि जाल होता है, यानी कि उसमें बहुत छोटे छोटे अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिनको आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो इस प्रकार का एक जाल होता है जिसको कहते हैं हम अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी कि बहुत हल्की होती है। एक तरफ हमने तनु विलयन को लिया है और एक साइड हमने सांद्र विलयन को लिया है। ठीक है, एक तरफ यदि हम तनु विलयन को लेंगे और एक तरफ सांद्र विलयन को लेंगे तो क्या कंडीशन होगी, यानी कि परासरण के क्या गुण होंगे इस प्रकार की कंडीशन में। तो देखिए पहला जो कंडीशन है इसकी, परासरण में विलायक के कण अर्धपारगम्य झिल्ली के दोनों ओर गति करते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि जो परासरण होगा, जब परासरण होगा तो ये अर्धपारगम्य जो ये झिल्ली है ना, इसके दोनों ओर गति करेंगे। क्या क्या करेंगे, विलायक के कण जो है इसके दोनों तरफ गति करेंगे। यहाँ पर एरो की डायरेक्शन भी देख सकते हैं किस प्रकार से एक दूसरे की तरफ विलायक के कण गति कर रहे हैं। ठीक है, और इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, परंतु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अधिक प्रवाह के कारण कुल सतह का प्रवाह, यानी कि कुल सतह प्रवाह का प्रभाव ही दृष्टिगोचर होता है। यानी कि इस कंडीशन में यदि हम एक तरफ तनु विलयन को लें और एक तरफ सांद्र विलयन को लें तो इसमें जो प्रवाह होगा या विलायक के कणों का जो प्रवाह होगा ना, वो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अधिक होगा, यानी कि इस साइड से इस साइड की ओर अधिक होगा। यानी कि एक तरफ तनु विलयन यानी कि पतला विलयन है और एक तरफ सांद्र विलयन है, तो तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह है अधिक होगा, यानी कि तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर प्रवाह ही देख पाते हैं। ठीक है, लेकिन प्रवाह होता तो दोनों ही तरफ है। तो इस प्रकार का गुण है। और उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, परासरण दाब और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित कीजिए। ये 2023 और 24 में पूछा गया प्रश्न है और इससे रिलेटेड आपको हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। या तो आपको परासरण के बारे में पूछेगा, परासरण दाब के बारे में पूछेगा, विसरण के बारे में पूछेगा, या हम जितने भी क्वेश्चन कराने वाले हैं 2019 से 2024-25 तक के जितने भी क्वेश्चन है परासरण दाब से संबंधित, हम सारे के सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे। यदि किसी विलयन में विलय के W ग्राम घुले हैं तथा विलय का अणुभार m है, कोई विलयन है, विलयन में जो है विलय के W ग्राम घुले हैं, क्लियर।
उसके बाद देखिए विलेय का अणुभार m है। यदि किसी विलयन में W ग्राम विलेय हैं और विलेय का अणुभार m है, तब कैसे करेंगे इसको, विलेय के मोलों की संख्या जो होगी वो n इक्वल टू W/m होगी। ठीक है, यहाँ पर जो n इक्वल टू है ये स्मॉल w और कैपिटल M। ठीक है, यहाँ पर दो नियम लगाएंगे, वाइल वन हाफ का नियम और दूसरा चार्ल्स वन हाफ का नियम। तो देखिए वाइल वन हाफ का नियम क्या कहता है कि जो प्रेशर है, प्रेशर जो है वो सांद्रता C के समानुपाती होता है। यहाँ पर क्या होता है, स्थिर ताप पर, यानी कि यहाँ पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट चार्ल्स वन हाफ के नियम से, चार्ल्स वन हाफ का नियम क्या कहता है कि जो प्रेशर होता है वो टेम्परेचर की समानुपाती होता है, यहाँ पर सांद्रता स्थिर रहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये समीकरण 1 हो जाती है P समानुपाती C और समीकरण 2 हो जाती है P समानुपाती T। यदि हम इन दोनों समीकरण को मिला दें तो क्या निकल कर आ जाएगा, तो देखिए हम इन दोनों समीकरण को मिला देंगे। समीकरण क्या है, P समानुपाती C, ये समीकरण 1 है, और दूसरी समीकरण है P समानुपाती T। ठीक है, ये समीकरण 2 है। यदि हम इन दोनों समीकरण को आपस में मिला दें, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को हम आपस में मिला देंगे तो क्या आ जाएगा, तो P समानुपाती CT। जैसे कि आप जानते हैं जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तब एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर आ जाएगा S कांस्टेंट आ जाएगा समानुपाती के स्थान पर, यानी कि यहाँ आएगा CST। ठीक है, CT को इस प्रकार से लिखा और यहाँ पर S कांस्टेंट आ जाता है। S क्या है, एक नियतांक है, तो यहाँ पर इसको बाद में लिखेंगे। तो आप जानते हैं कि जो सांद्रता C होती है वो NV के इक्वल होती है। N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या है, और V क्या है, विलयन का आयतन है। ठीक है, उसके बाद यदि हम C की वैल्यू जो N/V है इसके स्थान पर रख दें तो क्या निकल कर आ जाएगा, यानी कि P इक्वल टू N/V ST आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये जो इक्वेशन है ये होती है विलियन समीकरण, विलियन समीकरण, ये विलियन की समीकरण निकलकर आ जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यदि हम इसमें ये जो V है ये P के पास में पहुंच जाए, यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा PV इक्वल टू ये NST, इसको ऐसे ही लिख लेंगे, यानी कि PV इक्वल टू NST। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने स्टार्टिंग में बताया था जो N की वैल्यू होती है वो N इक्वल टू W/M होती है। यदि हम N की वैल्यू यहाँ पर W/M रख दें तो क्या निकल कर आ जाएगा, PV इक्वल टू W/M ST। ठीक है, ये समीकरण निकल कर आ जाती है। तो इस प्रकार से जो ये हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्वेश्चन है पराशरण दाब और विलेय के मोलर द्रव्यमान में संबंध स्थापित हो जाता है। ठीक है, आपको यहाँ तक करना है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो S है ये विलयन स्थिरांक है, विलयन स्थिरांक, ये S जो है एक विलयन स्थिरांक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन कवर हो जाता है। ठीक है, कि कैसे प्रदर्शित करेंगे कि पराशरण दाब एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, तो देखिए जो पराशरण दाब होता है पाई, इसको पाई से डिनोट करते हैं। जो पराशरण दाब पाई ये सांद्रता C के समानुपाती होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए पराशरण दाब जो पाई होता है ये टेम्परेचर KV समानुपाती होता है, इसको लिखेंगे पाई समानुपाती T। ये समीकरण 1, समीकरण 2। यदि हम इन दोनों समीकरण को आपस में मिला दें तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, यानी कि इन दोनों समीकरण को आपस में हम मिला देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा, यानी कि पाई समानुपाती यहाँ पर CT, तो लिख देंगे पाई समानुपाती CT। उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तब एक कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट आ जाएगा R आ जाएगा, CRT, या लिखेंगे RCT। ठीक है, उसके बाद आप जानते हैं जो C होता है ये C इक्वल टू N/V के होता है। ठीक है, यानी कि C इक्वल टू N/V। N क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, ये V विलयन का आयतन है। ठीक है,
उसके बाद देखिए यहाँ पर जो C है, C के स्थान पर n/v रख देंगे, तो पाई इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं पाई इक्वल टू C के स्थान पर क्या रखेंगे हम, n/v रख देंगे और RT इस प्रकार से ही लिख लेंगे। ठीक है, यदि विलयन का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी कि यदि विलयन का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तो टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, और जो R है ये पहले से ही कांस्टेंट है। ठीक है, R पहले से ही कांस्टेंट है। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर बचेगा, यदि ये कांस्टेंट हो जाते हैं तो पाई इक्वल टू n हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये कैसे प्रदर्शित करेंगे, पराशर दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है, तो इस प्रकार से पराशर दाब एक अणु संख्या गुणधर्म है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है विसरण और परासरण में अंतर। तो देखिए हम विसरण और परासरण इससे पहली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर हम अंतर पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया 2022, 2023, 24। ठीक है, तो देखिए 2026 में इसके पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांसेस है। हम जितने भी क्वेश्चन करा रहे हैं सब अनसोल्ड के 2019 से 2024-25 तक के आए हुए क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, हमारे चैनल से बिल्कुल 100% का एक्यूरेसी आएगी, सारे क्वेश्चन जितने हम कराने वाले हैं सभी इसी से आएंगे। ठीक है, तो देखिए विसरण और परासरण में क्या अंतर है, सबसे पहले परासरण को देख लेते हैं। जो विलायक के अणु होते हैं वो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाते हैं। यानी कि जो परासरण में क्या होता है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाह दिखाएंगे। उसके बाद विसरण में इसका उल्टा होता है, विलय के अणु, यहाँ पर क्या है विलायक के अणु, यहाँ पर विलय के अणु विलायक के गतिशील अणुओं के कारण, यानी कि जो विलायक के गतिशील अणु हैं, जो विलायक के अणु एक साइड से दूसरी साइड जा रहे थे, हमने अभी डायग्राम की मदद से समझाया था कि विलय के अणु विलायक के गतिशील अणुओं के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर सतह प्रवाह दिखाते हैं। जैसे कि हमने इससे पिछली वीडियो में बताया था, एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप, एक पात्र लेकर उसमें जल लें और जल में इंक या नील डालें। ठीक है, जैसे ही आप नील को डालेंगे जो इंक है वो जल में स्वतः मिलने लग जाएगी, जो इंक है वो विलय का काम करेगी, यानी कि विलय विलायक में खुलने लग जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो यहाँ पर देख सकते हैं विलय के अणु विलायक के गतिशील अणुओं के कारण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर सतह प्रवाह दिखाते हैं। जो इंक की बूंद होगी उसकी सांद्रता अधिक होगी और जो जल होगा उसकी सांद्रता कम होगी, यानी कि जो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर वो घुलने लग जाएगी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट, यह अर्ध पारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में ही होता है। यहाँ पर हमने पीछे अभी बताया था, एक पात्र लिया था और पात्र में बीचों बीच इस प्रकार से एक अर्ध पारगम्य झिल्ली ली थी। जो परासरण की क्रिया होती है वो अर्ध पारगम्य झिल्ली की उपस्थिति में ही होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। विसरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। आप प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया, एक पात्र में जल को लें और उसमें नील की बूंद डालें। ठीक है, वहां पर कोई झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड पॉइंट है, परासरण में विलायक के अणु दोनों ओर प्रभावित होकर परासरण का कुल प्रवाह एक ओर ही दर्शाते हैं। ठीक है, यानी कि परासरण में क्या होता है, हमने पीछे समझाया था, इस प्रकार का एक पात्र था, बीच में झिल्ली लगी हुई थी। ठीक है, तो इस प्रकार से एक साइड से दूसरी साइड जो विलायक के अणुओं का जो प्रवाह होता है वो होता तो दोनों साइड ही है, लेकिन तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर अधिक होने के कारण उसका जो प्रवाह है एक ओर ही दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए विसरण में विलायक के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। जैसा कि अभी एग्जांपल बताया, जैसे ही एक पात्र में जल को ले लेते हैं, ऊपर से नील की बूंद डालते हैं, जो नील की बूंद की सांद्रता होती है उसकी अधिक होती है जल की अपेक्षा, यानी कि विसरण में विलय के अणुओं की गति अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर तथा विलायक के अणुओं की गति कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। लेकिन क्या होता है, जो विलायक के अणु होते हैं वो हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है उनकी गति, लेकिन जो विलय के अणु होते हैं विसरण में विलय के अणुओं की जो गति होती है अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होती है। क्लियर, समझ में आ गया? यानी कि विसरण में विलय के अणुओं की जो गति होगी वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर होगी और विलायक में कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।
और इस वीडियो के बायो में हमारे ऐप का लिंक है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर पर सर्च करें स्टेबल क्लास, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, आपको वहां पर चैप्टर वाइज वीडियोस देखने को मिलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो डियर स्टूडेंट, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।